नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल टेक्नोसिस में। 12th क्लास के RBSc कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज़ में हम आपके साथ सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चंस को, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सुपर 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपका परीक्षा परिणाम और ही बेहतर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट होता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ लॉजिकल और मैथमेटिकल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है और इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वेरियस ऑपरेशन लगाए जाते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा, लिंक लिस्ट कितने प्रकार की होती है। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली 3 प्रकार की है। सबसे पहली है सिंगल लिंक लिस्ट, जो केवल फॉरवर्ड पॉइंटर होता है। नंबर 2 डबल लिंक लिस्ट, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर होता है। और नंबर 3 सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें अंतिम तत्व पहले तत्व को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के लिंक लिस्ट के बारे में बताना है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा, एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं। बेसिकली एल्गोरिदम का मतलब होता है फिनिट सेट ऑफ स्टेप। किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को जब स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और एल्गोरिदम हमारी प्रोग्रामिंग का पहला फेज होता है। एल्गोरिदम में पूरे प्रोग्राम को ना लिख के उस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, इसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एरे क्या होता है। एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है और एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 होती है और एरे को मैनेज करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर, वाइल या डू वाइल। मीन्स किसी एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ये कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट होता है। जैसा कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए किया जाता है, लेकिन वे कंस्ट्रक्टर जो आउट ऑफ स्कोप हो गए या जिनकी अब भविष्य में ज़रूरत नहीं है, नो लॉन्गर नीड इन फ्यूचर, उन्हें मेमोरी में से हटाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर को अप्लाई करने के लिए हम टिल्ड सिंबल का यूज़ करते हैं, जो हमारे कीबोर्ड पर 1 नंबर की से पहले जो टिल्ड सिंबल होता है उसका यूज़ किया जाता है। और अगर एक बार हमने किसी कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्ट कर दिया तो उसे वापस रिकॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रिंग क्या है। बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है। कैरेक्टर का मतलब हो गया हमारा सिंगल कैरेक्टर, और इन सभी कैरेक्टर को जब एक साथ लिखा जाता है तो उससे स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन भी दिए गए हैं, जैसे str_cat कॉन्कैट करने के लिए, strcmp कंपेयर करने के लिए, strrev रिवर्स करने के लिए, strlength strlen लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली स्ट्रिंग के ये फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनहेरिटेंस क्या होता है। बेसिकली इनहेरिटेंस C++ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इनहेरिटेंस को कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी भी कहा जाता है। किसी भी एक क्लास के बनाए गए डेटा, फंक्शन या मेथड को जब कोई दूसरी क्लास रीयूज करना चाहती है तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। जो क्लास डेटा दे रही है उसे बेस क्लास कहा जाता है और जो क्लास डेटा ले रही है उसे डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। इसे हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास या सुपर और सब क्लास के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली C++ में इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरार्चिकल और हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यू ऑपरेटर को समझाइए। तो न्यू और डिलीट दोनों एक साथ ही बताए जाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली न्यू का मतलब होता है नई मेमोरी देना, और डिलीट का मतलब कि वे वेरिएबल या वे फंक्शन जो अब काम में नहीं आ रहे हैं उन्हें मेमोरी से हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम डिलीट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेसिकली की का मतलब होता है कि की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टू एक्सेस अ यूनिकली डेटा फ्रॉम एनी टेबल। किसी भी एक टेबल से यूनिकली इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है। यहाँ पर हमें दो प्रकार की पूछी गई है, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो प्राइमरी की मतलब यूनिक, प्राइमरी की को यूनिक की भी कहा जाता है। एक टेबल में एक जैसी वैल्यू को प्राइमरी की कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास में टेबल है, उसमें रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, तो इसे हम प्राइमरी की के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ा जाता, खाली नहीं छोड़ा जाता। और फॉरेन की वो होती है जिसमें एक टेबल की प्राइमरी की को जब हम किसी दूसरी टेबल के साथ यूज़ करते हैं उसे फॉरेन की कहा जाता है। फॉरेन की को हम रेफरेंस की भी कहते हैं और दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें DDL कमांड को तैयार कर लेना है, जहाँ पर हमें DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पर हम क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। मीन्स जब हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और कोड के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और वे लॉजिक जो हम प्रोग्राम में बार बार लिखना चाहते हैं उसके लिए हम एक ही फंक्शन बना देते हैं। मीन्स फंक्शन को एक बार बनाया जाता है और कितनी बार भी कहीं पर भी हम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू और एक को बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन डेटाबेस के ER मॉडल से एक्सेस किया गया है, जहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे ER मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और उसमें ये पार्ट मिलेगा हमें रिलेशनशिप क्या होती है। बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब एक टेबल का या एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप ER मॉडल में चार प्रकार की है। 1 to 1, एक टेबल का दूसरी टेबल के एक ही एंटिटी से रिलेशन, जैसे एक कार में कितने इंजन होते हैं, एक कॉलेज में कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक। फिर मिलता है हमें 1 to many, मीन्स एक टेबल की एक एंटिटी का दूसरी टेबल की मल्टीपल एंटिटी से रिलेशन, जैसे टीचर और स्टूडेंट, मीन्स एक टीचर कितने भी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तीसरा मैनी टू वन, इसी का रिवर्स कर लेते हैं कि मल्टीपल एंटिटी की दूसरी टेबल से एक ही एंटिटी से रिलेशन, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट कितने टीचर से पढ़ सकते हैं, एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। मैनी टू वन रिलेशनशिप जस्ट 1 to many का ऑपोजिट है, जहाँ पर एक टेबल की मल्टीपल एंटिटी का दूसरी टेबल की एक ही एंटिटी से रिलेशन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। नंबर 4 हमें मिलता है मैनी टू मैनी, एक टेबल के मल्टीपल एंटिटी का दूसरी टेबल की मल्टीपल एंटिटी से रिलेशन, जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें चार रिलेशनशिप तैयार करने हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेस मॉडिफायर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक्सेस मॉडिफायर, ये क्वेश्चन C++ के चैप्टर से आया हुआ है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्गोरिदम की कुशलता के मुख्य उपाय क्या है। जैसा कि पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम का मतलब फिनिट सेट ऑफ स्टेप होता है। किसी भी प्रोग्राम को जब स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है तब हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम को मैनेज करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, वन इज़ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स किसी भी प्रोग्राम को स्पेस के आधार पर मेजरमेंट करना, जिसके लिए हम इंस्ट्रक्शन स्पेस और डेटा स्पेस का यूज़ करेंगे, और दूसरा मेथड हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हम बिग ओ नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम की कुशलता के लिए हम बेसिकली दो मेथड यूज़ करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुश ऑपरेशन क्या होता है। जैसा कि पुश
और पॉप ऑपरेशन का यूज़ बेसिकली लिंक लिस्ट में किया जाता है, और किसी भी एलिमेंट को जोड़ने के लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शॉर्टिंग क्या होती है। बेसिकली शॉर्टिंग का प्रश्न एरे को मैनेज करने के लिए जाता है, और जब भी हम एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम बेसिकली 4 ऑपरेशन लगाते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। बेसिकली शॉर्टिंग के लिए हम बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट या सिलेक्शन शॉर्ट जैसे ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 2 ऑपरेटर के नाम बताइए जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा एक्सेस हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो है हमारा चैप्टर नंबर 11। मीन्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय हम कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि हम क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझाइए। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसे आप फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब कि कॉल बाय वैल्यू में अगर हम किसी ब्लॉक में कोई भी चेंजेस कर दे तो उसके मूल प्रोग्राम ओरिजिनल एड्रेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, और अगर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी परिवर्तन चेंजेस कर दें तो उसका इफेक्ट उसके मूल कोड ओरिजिनल कोड के ऊपर पड़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में एक जगह चेंज करने पर दूसरी या ओरिजिनल एड्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक जगह चेंज करने पर होल स्ट्रक्चर विल बी इफेक्टेड, पूरा प्रोग्राम इफेक्ट हो जाता है। ये दोनों ही मेथड हम फंक्शन में यूज़ करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ये इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में 2 बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। यहाँ पर आपका इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि जब ए बी सी को डेटा दे रहा है और बी भी सी को डेटा दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में 2 अलग क्लास होगी और दोनों क्लास किसी एक ही क्लास के साथ में डेटा शेयर कर रही है। एक ए क्लास है, दूसरी बी क्लास है, और भी दोनों ही सी के द्वारा एक्सेस की जा रही है। तो यहाँ पर बेस क्लास की संख्या 2 हो गई और डिराइव्ड क्लास की संख्या 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को समझाइए। ये क्वेश्चन हमारे नॉर्मलाइजेशन से निकला हुआ है डेटाबेस के। मीन्स जब भी हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो RDBMS में बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण हमारा डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हम अपने डेटाबेस की टेबल को अलग अलग टेबल में स्प्लिट कर देते हैं। मीन्स हम इसका एक नॉर्मल व्यू तैयार कर लेते हैं ताकि यूज़र आसानी से इसके ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट की क्वेरी को परफॉर्म कर सके। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को जब नॉर्मल फॉर्म में मैनेज किया जाता है इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अलग अलग फॉर्म में हर डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है, जिसे हम फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF और 5NF के नाम से जानते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। मीन्स जब एक ही एलिमेंट पर एक से अधिक वैल्यू स्टोर होती है तो ये एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए अलग अलग एलिमेंट पर अलग अलग वैल्यू को स्टोर किया जाता है ताकि हमारी डेटाबेस की टेबल नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। इसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हुए एक टेबल तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक टेबल की मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव करना है और उसे अलग अलग फॉर्म में मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे PL/SQL ब्लॉक से निकला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिगर एक स्टोर्ड प्रोसीजर की तरह होते हैं जो
DDL कमांड के एग्जीक्यूट होने पर ऑटोमेटिकली ही फायर हो जाता है। मीन्स अगर हम किसी टेबल के ऊपर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उसके बाद में उस टेबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा ये ऑटोमेटिकली बताने के लिए हम ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ट्रिगर को हम रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्लॉक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस ट्रिगर एक तरह के स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी DDL कमांड के बाद में हमारी टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DCL में प्रयोग आने वाली कमांड के नाम लिखें। तो DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम ग्रांट लैंग्वेज, ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, रिवॉक का मतलब होता है रोकना, इन दो क्वेरी को बेसिकली यूज़ करते हैं। इसी के साथ में आपको DML कमांड भी तैयार कर लेनी है कि DML कमांड कौन कौन सी होती है, क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड और सेलेक्ट कमांड। और DCL में कौन कौन सी होती है, ग्रांट और रिवॉक। फिर कह रहे हैं PL/SQL के विभिन्न भाग लिखें, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है ब्लॉक ऑफ PL/SQL। तो PL/SQL का मतलब होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये SQL के एक एडवांस फॉर्मेट है और इसमें सारे काम को मैनेज करने के लिए एक ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। SQL में हम सिर्फ डेटाबेस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन PL/SQL में हम लूप का, कंडीशन का, फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। PL/SQL ब्लॉक में सबसे पहले यूज़ किया जाता है डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद में यूज़ किया जाता है बिगिन, बिगिन के बाद में हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद एंड से इस ब्लॉक को क्लोज कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ 4 कंपोनेंट तैयार करने हैं, डिक्लेयर जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, बिगिन जिसमें लॉजिक को लगाया जाएगा, एरर अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रही तो उसे यहाँ लिखा जाएगा, और एंड का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना। तो ये 4 ब्लॉक होते हैं जिसे हम PL/SQL ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब रन टाइम में एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करवाया जाता है तो उसके लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम %% का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिंक लिस्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताइए कि लिंक लिस्ट के हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर क्या फ़ायदे हैं और लिंक लिस्ट के हमारे प्रोग्राम में क्या नुकसान है। मीन्स लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट रन टाइम के दौरान विकसित भी हो जाता है और श्रिंक भी हो जाता है। लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन और डिलीशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, मीन्स मेमोरी ओवरलोड के बिना ही कंटेंट टाइम बढ़ जाता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक और क्यू को लिंक लिस्ट की मदद से आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे फ़ायदे होते हैं लिंक लिस्ट के। नुकसान क्या है कि यदि मेमोरी का हमें पता हो तो मेमोरी वेस्टेज हो जाती है और डेटा को सर्च कर पाना मुश्किल है। तो लिंक लिस्ट के हमारे फ़ायदे हो गए कि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, आसानी से ग्रो और श्रिंक हो जाता है, इंसर्शन और डिलीशन आसानी से हो जाता है, पहले से कोई भी मेमोरी अलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती और इसकी मदद से हम स्टैक और क्यू को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे फ़ायदे और नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा टाइप इन C++। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेटा टाइप बेसिकली प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। वन इज़ अ बिल्ट इन डेटा टाइप एंड सेकंड इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप हम पढ़ते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, जबकि यूजर डिफाइंड या डिराइव्ड डेटा टाइप में हम पढ़ते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। तो जैसा आपको तैयार कर लेना, जैसे इंटीजर, तो इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 2 बाइट, और इसकी रेंज होती है -32,768 से +32,767 तक। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट या डबल। ये आपकी बुक के अंदर इसका एक पूरा टेबल दिया भी गया होगा, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेटा टाइप क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुक डेटा टाइप 3 प्रकार के हैं, बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। बेसिक में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल को शामिल किया गया है। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास को शामिल किया गया है और डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर और फंक्शन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ER मॉडल को सचित्र समझाइए। सबसे पहले मैं यह पता रहे कि ER मॉडल होता क्या है। ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।
मीन्स किसी भी डेटाबेस का जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा ईआर मॉडल है। ईआर मॉडल में हमें किसी भी प्रकार की डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमें हमारे डेटाबेस को सिर्फ डायग्राम के द्वारा ही समझाना है, इसलिए इसमें बनाए गए डायग्राम को ईआर डायग्राम भी कहा जाता है। जब भी हम ईआर मॉडल का यूज़ करते हैं तो ईआर मॉडल में हम 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला मिलेगा हमें एंटिटी, दूसरा मिलेगा हमें एंटिटी सेट, तीसरा मिलेगा हमें रिलेशन और चौथा मिलेगा हमें एट्रीब्यूट। एंटिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, एंटिटी सेट का मतलब ग्रुप ऑफ एंटिटी, रिलेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 to 1, 1 to many और many to one, और एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी एंटिटी की विशेषता। जैसे अगर आपने कोई एंटिटी बनाई है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की विशेषता क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है, स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है, स्टूडेंट का स्ट्रीम क्या है। तो ये सभी होता है हमारे एट्रीब्यूट। और ईआर मॉडल को बनाने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं रेक्टेंगल एंटिटी बताने के लिए, ओवल एट्रीब्यूट बताने के लिए, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी बताने के लिए, डायमंड का यूज़ रिलेशन को बताने के लिए, लाइन का यूज़ फ्लो को बताने के लिए। तो यहाँ पर हम तैयार करते हैं ईआर मॉडल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिलेक्शन शॉर्ट या लीनियर सर्चिंग। जैसा कि शॉर्टिंग का जो लेसन है उसमें से आपको ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करना है कि सिलेक्शन शॉर्ट या बबल शॉर्ट के प्रोग्राम को यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से अथवा के अंदर दे रखा है लीनियर सर्च, तो आप इस तरह से सर्चिंग का कोई भी एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। जो मोस्ट क्वेश्चन के रूप में आएगा वो आएगा आपका सिलेक्शन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल स्ट्रक्चर को उदाहरण से ही समझाइए। मीन्स आपको यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप ये दोनों टॉपिक तैयार करने हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपको तैयार करना है एक इफ़ की थ्योरी, इफ़ का प्रोग्राम, इससे रिलेटेड इफ़ एल्स की थ्योरी, इफ़ एल्स का एक प्रोग्राम जहाँ पर आप मैक्स बिटवीन 2 के प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। थर्ड आपको तैयार करना है स्विच केस ब्रेक डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको एक थोड़ी सी इसकी थ्योरी तैयार कर लेनी है। और उसके बाद में आपका जो सेकेंडरी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है वो आपका लूप। लूप में आपको तैयार कर लेना है कि वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है और इसका एक एक एग्जांपल। और इसी तरह से फॉर लूप के प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और उसका एक प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर इफ एल्स और स्विच केस को तैयार कर लेना है, और अगर आप लूप का क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको वाइल, डू वाइल और फॉर के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम को लिखिए, समझाइए। मीन्स सबसे पहला आपको बताना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है समथिंग कंस्ट्रक्ट इन अ मेमोरी। मीन्स किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में मेमोरी देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर C++ का एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो उसके आगे हमें वॉइड इंट या लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जब भी हम किसी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, तो कंस्ट्रक्टर में आपको मिलता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, मल्टी वैल्यूड कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। इस तरह से इस प्रोग्राम में आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का एक प्रोग्राम बनाना है जहां पर हमें एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाने हैं और वहां पर उसका हमें प्रोग्राम क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो पहले यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन की थ्योरी लिखनी है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है मेक अ इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एनी डेटाबेस, कि किसी भी डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हुए जब हम उस डेटाबेस को नॉर्मल फॉर्म में तैयार कर लेते हैं इसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। हर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अपनी अलग अलग डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में हम 1NF, 2NF, 3NF और BCNF को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इसका प्रोग्राम तैयार कर लेना है। पहले नॉर्मलाइजेशन की आपको थ्योरी बतानी है और फिर उससे रिलेटेड 1NF, 2NF, 3NF का एक एक प्रोग्राम, डायग्राम और टेबल को तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। बेसिकली पहले आप इसकी थ्योरी तैयार कर लें कि फ्रेंड एक कीवर्ड है। वे फंक्शन जो किसी क्लास के बाहर बनाए जाते हैं, लेकिन अगर वे किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना चाहें ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगर ऐसा पॉसिबल करना है तो हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें डिफाइन हमेशा क्लास के अंदर ही करते हैं। मीन्स फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड कीवर्ड हमेशा क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा। फ्रेंड फंक्शन को कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्लास के मेंबर मेथड नहीं होते, इसलिए ये खुद ही सेल्फ ही अपनी वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक नॉर्मली हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल और थ्योरी तैयार हो गई, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 30 महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चंस को तैयार किया है। पेपर देने जाने से पहले एक बार अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।